जीजा जी गए हैं स्टेशन अपने दोस्त को रिसीव करने। सुना है कि बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा, लेकिन मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आज बाल रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। अच्छा सेक्रेटरी साहब, तो क्या करते हो तुम लोग? हम लोग बाल पीड़ितों की सहायता करते हैं। अच्छा, जो लोग बेघर बाल हो गए हैं उनकी मदद, और जो बाल में फंस गए हैं उन्हें निकालने का काम। अच्छा, तुम क्या खूब किसी को बाढ़ से निकालोगे? जरा से पानी में तो उतरा नहीं जाता, तुम किसी को बाढ़ से निकालोगे? देखो मैं तेरा रास्ता बदला। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं ना। आज भी अगर भरी नदी में कूद जाऊं ना तो अच्छा, और अगर कोई ऐसी धार में उठ जाओ जिसे डूबकर ही बचा सकते हो तो क्या करोगे? अब मैं डूब ही जाऊंगा तो बचाऊंगा कैसे? तुम भी ना बच्चे जैसी बातें करती हो। यही तो तुम नहीं समझते डॉक्टर साहब कि बिना डूबे बचा ही नहीं सकते। किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। तुम्हें? तुम ये बताओ, तुमने इतनी बातें करना कहाँ से सीखा है? डॉक्टरी पढ़ने में तो बड़ा नुकसान रहता है। मुझे तो तुम लिटरेचर पढ़ा ताकि कम से कम मैं तुमसे बात तो कर सकूं। अच्छा, तुमसे बात करनी। अरे कृष्णा, ये मेरी फोटो उल्टी किसने रख दी? ये दीदी भी ना। अब ठीक है। ये अंग्रेजी किसकी पड़ी है? राजेश वर्मा। अच्छा, तो आ गए हैं ये लोग। क्या शंकर आ गए? चलो अच्छा है, उनसे भी ले लो रिलीफ का धंधा और चलो फिर। अच्छा, हमारे पास एक मिनट बैठते तुम्हें भारी लगता है कृष्णा? हमसे चंदा नहीं मांगा तुमने। तुमसे चंदा? तुमसे चंदा नहीं, मदद मांगूंगा। मदद? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें कुछ दिखाना है। वो देखो, तमाम औरतें बेघरबार पड़ी हैं मदद के लिए। ना बाबा, मुझे उनकी हालत देखकर बहुत रोना आता है। पिछले दिन बाढ़ देखने गई थी, रोते रोते मेरी आंखें सूज गई। कृष्णा, तुम तो डॉक्टर हो, हमारी आंखें बड़ी कमजोर हो गई, एक चश्मा दिला दो ना। अच्छा, और तुम्हें कुछ बताना था। बताओ। खड़े कर दो, आओ बैठो। दीदी ने तुम्हारे बारे में चाचा जी को लिख दिया है। क्या लिखा? और तो सब ठीक है, लेकिन हम लोग सारस्वत हैं और तुम लोग कक्कड़। अच्छा मजाक है। हम लोग कितने सुखी होंगे ना पद्मा। ये ठीक है कि मैं तुम्हारी तरह भावुक नहीं, इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करें। हाँ कृष्णा, मैं कविताओं में डूबी रहती हूँ, मगर कवियों से, लेखकों से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक तिहाई में से पागल होते हैं, एक तिहाई भिखारी होते हैं और एक तिहाई सती संप्रदाय के। लेकिन नहीं, एक बात तो है। क्या? कभी कभी कविताओं के मीनिंग मुझे अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है, साल भर पहले मैंने सोचा था कि एक कविता बनाऊं, फिर सोचा उससे मेरे काम में बहुत नुकसान पहुंचेगा, और उसके बाद मिल गई तुम, बाजार खुद कविता। कृष्णा, जय तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था? हाँ, और इसीलिए कभी कभी लगता है कि आदमी को पत्थर होना चाहिए, औलाद की राक्षसी मशीन होना चाहिए जो अपने बाहु चक्र से सभी को कुचल दे, तभी आदमी जिंदा रह सकता है। कभी कभी मन में एक भयंकर खूनी प्यास जागती है, जिंदगी से बदला नहीं है। मगर दोस्त, प्यार में वो भी साहस दो। जब कभी लगा कि जिसे मैंने बहुत प्यार किया था, ईश्वर से बढ़कर माना था, और जब वही चली गई तो जैसे मेरे हाथ पांव में हिलने तक की ताकत नहीं, मेरा सब कुछ खो गया। मैं किसके लिए जिंदा रहूं? क्यों जिंदा रहूं? क्या कहूं? कैसे कहूं? कितनी जरा सी बात है, चांदनी की 5 परतें हर परत तक ज्ञात है। एक जो मैं आज हूं, एक जो मैं हो ना पाया, एक जो होने नहीं दोगी मुझे तुम, एक जो हो नहीं पाऊंगा मैं कभी भी। क्या करूं? कैसे कहूं? कितना कठिन आघात है। चांदनी की 5 परतें हर परत तक ज्ञात है, हर परत तक ज्ञात है। और
फिर लगा कि जिंदगी ने फूल बनकर ना रहने दिया तो कांटा बनकर रहूं, मगर रहूं सर। ओहो, मैं तो भूल ही गया। आओ तुम्हारा परिचय करा ले। यह है राजेश, शायद तुम दोनों इनके बारे में सुन चुके हो। यह है पद्मा और यह है डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, पद्मा के भावी पति, और कल से यही तुम्हारा इलाज करेंगे। अच्छा कृष्णा, इन्हें कुछ हार्ट ट्रबल है और हम महीने भर करके तुम्हें इनको देखना, ठीक है? जी, बैठो पद्मा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं डॉक्टर जिससे किसी को मिलकर खुशी हो। नहीं, वो व्यापार की दृष्टि से बोल रहे थे। उन्हें एक मरीज जो मिला, क्यों डॉक्टर साहब? अरे भाई इतना मत हंसो। अरे कृष्णाए हैं। नमस्ते। खुश रहो। तुम कहाँ थी पद्मा? मैं तो आई नहीं थी दीदी। भाभी आपसे कुछ वसूलने आया हूँ। घबराए क्यों जाते हो डॉक्टर साहब? हमने नुस्खा लिखा है और दवा तैयार है। क्यों? शंकर, लो लिखो। ये क्या है भाई? बाढ़ कमेटी का चंदा। अच्छा, कुछ आप भी सहयोग करेंगे? देखो शंकर, मैंने क्या लिखा है। जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाए, जब उसके जीने का सही अर्थ ना निकल सके, तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार और कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजेश, अरे मेरे राज्य, ये चंदे की रसीद है, कोई तुम्हारी ऑटोग्राफ बुक नहीं। देखिए, मुझे संदेह नहीं चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। हो, आई एम सॉरी। कहा क्या चंदा? चंदा? बाढ़ कमेटी का? बाढ़ कमेटी का? क्यों? क्यों? अरे इससे हम बाढ़ में मरने वालों को बचाएंगे। लेकिन क्यों बचाएंगे उन्हें? अच्छा, तो उन्हें मरने दिया जाए? बेशक, कितना बड़ा दम है। हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढोर डंगर को बह जाने देते हैं, और आदमी को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या आदमी घास फूस और ढोर डंगर से किसी मायने में बेहतर होता है? फिर क्यों ना इन्हें मरने दिया जाए? इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है और इनके लिए यातना। जब कभी सोचता हूं कि करोड़ों साल से इस धरती पर आदमीनुमा कीड़े रेंगते हैं और नर की जिंदगी बिताते हैं, तो मेरा मन गुस्से और तरस से भर जाता है। ये हम सब क्या है हमारी जिंदगी के माने? करोड़ों साल से आदमी सितारों की छांव में अपने पद चिन्ह बनाए हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हैं सबके सब कीड़े के कीड़े। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो कितना अच्छा है। कभी कभी सोचता हूं कि ये बाढ़ इतना कम क्यों आता है? मनु के जमाने का जल प्रलय क्यों नहीं आ जाता? कीड़े ये सब मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाँ, तो क्या दया और प्रेम कुछ भी नहीं है राजेश? ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज ब्रूटिश। तो क्या दया कम ब्रिटिश होती है डॉक्टर साहब? अभी उस बलि के बकरे को देखा था? डॉक्टर साहब, दया तो हमारे जीवन का महज वो अंश है जिसमें हम बलि के बकरे को फूलमाला से लाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दो चेहरे होते हैं। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो है दया, प्रेम, स्नेह, प्यार का चेहरा। और दूसरा वो होता है जो हम खुद होते हैं, वो है घृणा, हिंसा, ईर्ष्या, प्रतिशोध का चेहरा। हम दया करके, प्रेम करके जिंदगी की असली क्रूरता को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। असलियत ये है कि जिंदगी कुरूप है, जिंदगी क्रूर है, जिंदगी घिनौनी है, और आदमी उसे बदल नहीं सकता। आदमी को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अरे यार, ये फिलोसफी की बात छोड़ो। लाओ, मैं तुम्हारे नाम का चंदा लिख देता हूँ। चंदा? यही लाइनें मेरा चंदा है। ये तो रसीद बुक है। मैं इसे आपकी लपटों पर लिख सकता हूँ, पानी की लहरों पर लिख सकता हूँ, आकाश के बादलों पर लिख सकता हूँ। जीवन का यही ध्रुव सत्य है, चूंकि इसकी दिशाएं बहुत अस्पष्ट हैं, धुंधली हैं। अंदर जैसे भट्टी सुलग रही हो। नहाऊंगा मैं। हाँ, मैं नहाऊंगा। बाथरूम जाना है मुझे। शीला, कृष्णा, हाँ, कभी एग्जामिन करो जरा। जान तो हो बहुत बड़े लेखक हैं। हिंदी के ना?
तभी ये न्यूरोटिक है। मानसिक रोग है शंकर भैया। रोग नहीं, बहुत गंभीर बात कहते हैं। मैं तो जैसे बह गई थी। अच्छा कल देखूंगा इन्हें। आज जरा बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है। अच्छा, हालत क्या है बाढ़? सब जगह पानी भर गया है जीजा। पास वाले मंदिर तक भी पानी आ रहा है। मुझे तो डर है कि इस साल फिर कोई बेचारा डूबेगा। वाह यार, महज अंधविश्वास है। हाँ शंकर भैया, बड़ी ही आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं राजेश बाबू। जरा समझ कर रहना आप लोग। अरे सुनते हो, उन्हें दिल का दौरा आ गया है फिर कृष्णा, से। तो अब तबीयत कैसी है? अच्छा हुआ तुम सुनो, ये तो पता नहीं क्या हो सकता। अब क्या रिव्यू? बहुत अच्छी है तबीयत अब। 10 दिन में आठों माठे चला गया उनका। भाई कोई कुछ भी कहे, इसका सहरा तो पद्मा के सर बनना चाहिए। इसने दिन रात एक कर दिया कृष्णा। मैं नहीं समझता था ये इतना काम कर सकता। अरे इतनी भी तारीफ मत करो जीजा, नजर लग जाएगी हमें। हाँ तो कृष्ण, तुमने कुछ एनालाइज किया? हाँ, एनालाइज तो किया है, अभी बताते हैं। शंकर भैया, आप राजेश बाबू को इस कमरे में ले आइए। वहाँ का वातावरण बहुत खराब है। अच्छा, नहीं नहीं, तुम राजेश, राजेश, हमें बताया नहीं कृष्ण, अब कैसी है उनकी तबीयत? दवा से ज्यादा तो शायद तुम मरीज के बारे में जानने की आतुर पड़ना। इन 10 दिनों में हमारी जिंदगी का चक्र कितना घूम गया है ना। कृष्णा, बोली ना बोला करो। तुम्हारा मन इतना छोटा है ये मैं नहीं जानती थी। और तुम्हारा मन इतना अस्थिर होगा कि तुम नहीं भी जानता था बदली। इन 10 दिनों में जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरा सब कुछ खो गया पद्मा। अब तुम्हें मेरे बारे में कोई दिलचस्पी नहीं। वो न्यूरोटिक आत्मघाती आज तुम्हारे सब कुछ हो गया। कृष्णा, इस तरह की बातें सुनने की मैं आदी नहीं हूँ। वो जैसे भी हो, जो भी हो, मैं उन्हें श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ। और प्रेम करती हूँ, कहो ना प्रेम करती हूँ। आखिर हो ना एक औरत, बदलते देर नहीं लगती। और तुम आखिर हो ना एक पुरुष, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़े। शादी हो गई होती तो न जाने क्या करते। कृष्णा, कृष्णा, नाराज हुए? कृष्ण, मेरा वो मतलब नहीं था। बोलो कृष्णा, नाराज हुए? बोलो। कभी तुम्हें मैं नहीं समझ पाती हूँ कृष्णा, और मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, कि क्या करूं। जिस दिन से उनके दर्द को पहचाना है, उस दिन से लगता है जैसे उनके दर्द का एक जर्रा मेरे सारे व्यक्तित्व, सारे प्रेम से बड़ा है। लेकिन मानो कृष्णा, मैं उन्हें प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन कैसी अंधेरी गहराई है उनकी आंखों में कि डूब जाती हूँ। कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जब वो खुद से नहीं संभल पाता तो तुम पर उतार आता है कृष्णा। बस कुछ दिनों में वो यहाँ से चले जाएंगे। तब तक मुझे उनकी सेवा कर लेने दो। मुझे लगता है मैं जानता हूँ पद्मा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत तरस हूँ। तुम्हारे योगी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिसकी वजह से मैंने कुछ ऊंचाइयां पाई है तो तुम हो पद्मा। तुम खैर कृष्णा, तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मेरा मन भर आता है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे रो मत पद्मा, रो मत।
तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार हो पद्मा। काश कि तुम मुझे समझ पाती, लेकिन खैर जाने दो। अरे आओ, तुम्हें बताया, उन्होंने क्या बताया? अरे उठो उठो, आओ बैठो। अरे तुम अभी भी रो रही हो, हंसो, आंसू पोंछो, हंसो 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 हंसो। हाँ, तुम्हें पता है पद्मा, वो क्यों इतना निराश है, क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? कि वो लड़की उन्हें ना मिल सकी जिन्हें वो। जी कृष्णा, उन्हें इतने नीचे न घसीटो। तो तुम्हारी पूजा से वो ऊंचे नहीं हो जाएंगे, और तुम्हारे व्याख्या से वो नीचे नहीं गिरेंगे। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था तुमसे पहले। अच्छा? हाँ, उन्होंने बताया कि वो कामिनी, और उन्होंने निश्चय किया था कि वो जीवन भर अलग रहेंगे, प्रतिदान न लेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्यार से दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व संभालते चलेंगे। पर कामिनी अब धीरे धीरे मुरझा रही है। वो जिंदा नहीं रहना चाहते कृष्णा, उनका जीवन निरर्थक है। कितनी ऊंचाई से सोचते हैं वो, तुम नहीं समझ सकते। अरे तुम तो समझती हो। हाँ, समझती हूँ, और तुम्हारे इस तरह से बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं हो कृष्णा, तुम उस ऊंचाई से तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। कभी नहीं, कभी नहीं सोच सकता। ईश्वर ना करे कि मैं वहां से सोचूं। जो औरत एक शाम को बदल सकती है, पल भर में किसी की भी हो सकती है। मैं ऐसी औरत के पीछे आत्महत्या नहीं कर सकता। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात सुनो। कृष्णा, मेरी बात सुनो कृष्णा, मेरी बात सुनो। मेरी बात पद्मा, पद्मा, हाँ, जरा इस टूल खिड़की के पास लगा दो। आओ राजेश, अभी तबीयत कैसी है? हाँ, अब कुछ ठीक है। तुम आराम करोगे किस तरह से? क्या शीला, ओ शीला, हाँ, जरा शीशी लेके आना तो। हाँ लाती हूँ। पद्मा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? लाल नहीं, सर में दर्द था बस। अच्छा, मेरी वजह से अगर सबसे ज्यादा मेजबानी किसी पर लगी तो इन पर। मुर्दे को लोग मरने भी तो नहीं देते। अच्छा, मैं आपकी दुश्मन, आपके बिना हमारे जीजा विधवा तो नहीं हो जाएंगे। इसकी मजाक की आदत ना जाएगी नहीं, पर बात तो पते की है। शीला, इतनी देर है। चलता हूँ राजेश। हाँ, पापा, बैठो भाभी। दूध चढ़ाया है ना, उतारा हूँ। बैठो भी दीदी। राजेश, अब तुम ब्याह कर लो, हाँ। बिखरा हुआ मन बच जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्षमा करो भाभी, क्या इतना प्रयास काफी नहीं है? दीदी बिल्कुल ठीक कहती है राजेश, अब आप शादी कर लीजिए। इतना डरते क्यों हैं? डरते क्यों है? माफ करना, मैंने सुना था अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ होता है। कहीं कोई उसके समीप गया नहीं कि उसके रेशमी पत्ते उसे अपने आगोश में ले लेते हैं और उसके खून की बूंद बूंद चूसकर हड्डियां तक फेंक देते हैं। औरत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कहीं कोई जीनियस आदमी दिखा नहीं कि उसके व्यक्तित्व की बूंद बूंद चूसकर फेंक देती है। इसका मतलब मैंने तुम्हारे मित्र की जिंदगी खराब कर दी है। जाइए जनाब, मैं ना होती तो। अरे दीदी, वो जीनियस की बात कर रहे हैं, पर हमारे जीजा तो हमें जीनियस से। तो ये किसी जीनियस लड़की से ब्याह कर ले। जीनियस और लड़की, ये सर्वथा अंतर्विरोध है। औरत जीनियस हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो उसका बाह्य आडंबर ही सब कुछ होता है। अभी ये कामिनी के ही बारे में मैंने आपको बताया। उसकी बाह्य परिस्थितियां उसके अंदर के सौंदर्य को नष्ट कर रही है और चुपचाप है। ये कोई प्रतिभा है। प्रतिभा विद्रोह करती है, सृजन करती है। नारी केवल प्रसव करती है या फिर प्रसाधन। अब यही है पद्मा, इनकी मेज पर कामायनी रखी है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? पाउडर का डिब्बा। कुछ चल रहा है मुझे। आराम से रहो। अरे ये क्या? आप तो बुरा मान गई। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था।
क्या मैं आपको समझता नहीं हूँ? अच्छा, समझते हैं आप, खूब समझते हैं। जहाँ नारी दुर्बल है, कमजोर है, वहाँ उसे गाली दे दीजिए, लेकिन जहाँ वो ममता देती है, स्नेह देती है, अपना सब कुछ देती है, वहाँ भी आप लोग उसे कुछ कहने से नहीं चूकते। गलत समझी आप पद्मा जी, क्या मैंने आपको समझा नहीं? अरे आप ही ने तो मेरी जान बचाई है। आप होंगे आप, मुझे मुझे तुम कहा करो। तुम सही पद्मा, लेकिन तुम इतनी ममता से बात ना किया। तुम नहीं जानती कि प्यार ना मिलने से मेरे अंदर जो घाव पैदा हुआ है, प्यार मिलने से वो फिर से कसक उठता है। तुम क्यों इतनी ममता बता रही हो? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो गया है मुझे राजेश। लगता है जैसे जैसे मैं अपने आपे में नहीं हूँ। कैसा मंत्र सा छा गया है मुझ पर, मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन पद्मा ये गलत बात है। जानती हूँ ये गलत बात है, फिर भी आप कभी नहीं समझ सकते कि आप मेरे लिए क्या हो गए हैं। लगता है मेरा जीवन का अर्थ मेरे सामने खुल गया है। एक छाया थी जो बार बार मेरे सपनों में आती थी, मैं उसे पुकारती रहती थी और वो चली जाती थी। लेकिन आपको पाकर लगता है कि जैसे वो उस छाया को पा गई। पद्मा, ये क्या कह रही हो तुम? कह लेने दीजिए मुझे, फिर कभी ना कहूंगी। लेकिन जो कुछ कह रही हूँ वो अक्षर सही है। आप नहीं जानते कि आज तक मैं गीत गाती थी, कविताएं लिखती थी। जैसे आजकल आपको देखकर लगता है जैसे मैं गीतों की आत्मा पा गई हूँ। आपको तो खुद नहीं मालूम कि आते ही आपने क्या किया था। आते ही आपने मेरा वो चित्र उलट दिया था, मेरा सारा व्यक्तित्व उलट दिया था। बताइए मुझे क्यों किया था आपने ऐसा? मुझे आपने गहराई में उतार दिया राजेश। यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। पद्मा डॉक्टर, मैं नहीं जानती कि मैं उनके लिए क्या करूं, लेकिन लगता है जैसे वो मेरे प्यार की पकड़ ली थी जिससे मैं छोड़ आई हूं। और आप वो मंजिल है राजेश जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। समझती हो अगर राजेश को कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखा सकूंगा। बोलो। कुछ पता लगा? नहीं, कुछ नहीं। पुलिस में रिपोर्ट की, जांच हुआ, मल्लाहों से पूछा, यहाँ तक कि स्टेशन पर भी जांच की, पर कोई खबर नहीं। जाओ उस रुपये निकालो। जब तक ढूंढूंगा नहीं तब तक वापस नहीं आऊंगा। कुछ खा तो लो, कल से एक बूंद पानी। खाओ तुम ही, मैं तो जहर खाऊंगा, जहर।
यार, क्या हालत बनाई है की? पद्मा, इतना रो क्यों रही हो? दूर रहो, छुओ मत मुझे। तुम इतने पशु हुए मैं नहीं जानती थी कृष्णा। मैं पद्मा? हाँ, तुम। ये देखो, ये किसकी दवा खाने की है? बोला मुझे। तुम ही आए थे ना उस वक्त? हाँ। तुमने उन्हें जहर दे दिया कृष्णा। नहीं पद्मा। तुमने उन्हें जहर दे दिया। चाहो तो अभी दीदी को दिखा सकती हूँ, पुलिस में दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुमने किस कलेजे से शीशी उनको दी होगी कृष्णा? क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुमने उनकी हत्या की है कृष्णा। हत्यारे हो तुम, हत्यारे हो। लेकिन पद्मा मेरी बात। बस, जाओ कृष्णा, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ, निकलो कृष्णा। दीदी, दीदी, जाओ, जाओ कृष्णा। शीला, शीला, शीला देखो राजेश आ गए। आओ राजेश। अरे खड़ी क्या हो, दीदी को बुलाओ। हाँ, लाओ इसको मुझे। दीदी, दीदी। भाई तुमने तो परेशान कर दिया। वाह राजेश बाबू, चिंता में ही डाल दिया था आपने तो। आज आप नहाते तो कल आपके भैया मुझे तलाक ही दे देते। अरे इसी उम्मीद से तो ये लौट रहे थे कि शायद मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। ये थे कहाँ जीजा? अब इन्हीं से पूछ लो। अच्छा शीला, इनके लिए दूध गर्म कर लो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। लेकिन मैं इस गाड़ी से घर जाऊंगा। डॉक्टर से तो पूछ लो। अरे हाँ, अरे भाई डॉक्टर से तो पूछ लो। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, एक दिन भी नहीं। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगा। तुम आराम करो, मैं कृष्णा से पूछ के आता हूं। अच्छा पद्मा, हाँ, कृष्णा की डायरी भी यहीं रह गई, उसको दे दूंगी। अच्छा इनकी अटैची ठीक कर दो और शीला से कुछ बेल लेके उसमें रख देना, ठीक है? मैं अभी आता हूं। आप गए कहाँ थे? सच आपको जरा भी किसी का ख्याल नहीं? आप थे कहाँ? अजीब बात है पद्मा, विश्वास करोगी? मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए। राजेश, ना, घबराओ मत। तुम जानती हो मैं कितना उब गया था अपने से। अपनी जिंदगी एक भार थी मेरे लिए, धीरे धीरे वो सभी के लिए भार बनती चली गई। सबकी जिंदगी के बांध मेरी वजह से टूटने लगे। मैं कितना आत्मदर्शन बर्दाश्त करता। मैंने निश्चित कर लिया कि मेरी मौत ही अर्जुन का इलाज है। किसी को भी तो सुख ना दे पाया मैं। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, पहले आया। नहीं, मैं ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक। हाँ तो उस वक्त जाने कितनी ताकत आ गई मुझमें। मैं देवी के मंदिर के पास गया, मुझे लगा बहुत भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो बहुत ही खुशनुमा जगह थी। मंदिर का सिर्फ गुंबद चमक रहा था। पीपल और पाकड़ के पेड़ डूब गए थे। इतनी खामोशी थी चारों ओर कि लगता था हजारों मील से पत्थरों से टकराती गांव को डुबाती। ये नदी इन पेड़ों की छां में आकर सो गई। धीरे धीरे पेड़ों की छां से पानी का रंग सांवला पड़ गया था। मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में सूरज डूबने लगा। सैकड़ों सिंदूरी बादल पानी पर उतर आए और धीरे धीरे फूल की तरह बहने लगे। मैं वहीं बैठ गया। पता नहीं किसने मेरे कदमों की ताकत छीन ली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी का नया पहलू मिला उस दिन। वो ये कि चाहे ऊपर की सतह मटमैली हो, मगर जिंदगी की तहों के नीचे गुलाब की बातों का कारवां चलता रहता है। कुरूपता, कमजोरी के नीचे प्रेम है, सौंदर्य है, और प्रेम और सौंदर्य कुरूपता और क्रूरता को चीरकर नीचे बैठ जाती है। उसे देखने के लिए महज आंखों में नया सूरज होना चाहिए पद्मा। फिर मैं उन्हीं तैरते हुए बादलों के साथ चल पड़ा।
अंधेरा हो गया, मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उधर कुछ सियार आई, वो किसी की लाश को घसीट रहे थे। मुझे देखकर भागे। मैं समीप गया, देखा 10-12 साल का लड़का है, अभी सांस चल रही है। मैंने उसे बाहर निकाला, मन कांप गया, मगर उठाकर लाने की ताकत नहीं थी। कितना सुंदर, कितना मासूम। मैं वहीं बैठकर सियार से उसकी रखवाली करने लगा। इस तरफ सियार थे, इस तरफ लाश, बीच में मैं उसकी रखवाली कर रहा था। आसमान से अजब सी शांति मेरी आत्मा पर बरस रही थी। मेरी जिंदगी के रेशे फिर से सुलझते जा रहे थे। मुझे लगा कि आदमी इतने सारे दर्द तकलीफ के बावजूद सिर्फ इसलिए जिंदा है कि वो सौंदर्य की खोज करे, उसका निर्माण करे, और सौंदर्य के निर्माण के दौरान वो खुद दिनों दिन सुंदर होता जाए। अगर कोई नहीं है उसके साथ तो वो ईश्वर उसके साथ है, उसे आगे बढ़ना है। यही जिंदगी के माने हैं। फिर मैं जिंदगी में वापस लौट आया कि कुरूपता कमजोरी के सामने हारूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, सौंदर्य का सृजन करूंगा और सुंदर बनूंगा। जिंदगी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, और आदमी को बहुत काम करना है। और उस लड़की का क्या हुआ? उसे रिलीफ की नाव ले गई। मैं इधर आ रहा था तो शंकर भैया मुझे रास्ते में मिल गए। दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। मैं फल ले आऊं। तो अब आप जा क्यों रहे हैं? यही रहिए। मैं जा रहा हूं इसलिए कि मेरी जगह वही है जहां कुरूपता और कमजोरी है, क्योंकि वही मुझे लड़ना है, वही प्यार बिखेरना है। मैंने जीवन का सत्य पाया है पद्मा, और उसे ले जाकर कामिनी के पास जाऊंगा, फिर सारी दुनिया के पास। अगर कोई नहीं मिला तो अकेले, बिल्कुल अकेले चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। पद्मा, ये मुंह गलत है पद्मा, तुम तो जानती हो, मुझे तो जाना ही है। देखो पद्मा, हर चीज का सौंदर्य पहचानो, उससे प्यार करो। मेरी बात मानोगी? मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली। देखो पद्मा, कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। मैंने भी आज यही सीखा है, और तुम्हें भी यही कहूंगा कि दूसरों के लिए जिंदा रहो, अपने लिए नहीं। तुमने उसे प्यार किया है, मुझे नहीं। मुझसे तो केवल मुग्ध रही हो, एक बौद्धिक सम्मोहन मात्र, समझी? जी, ऐसा नहीं करते पगली। देखो, कृष्णा से समझौता कर लो। उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन हृदय बहुत बड़ा है। उससे समझौता कर लेना, और फिर अपने ब्याह में बुलाओगी ना हमें? बोलो पद्मा, अपने ब्याह में बुलाओगी? हाँ। क्या सचमुच अभी जाओगे राजेश? हाँ भाभी। पद्मा, अंदर हमारी अटैची रखी हुई है। भाभी, जरा हमारे कपड़े तय कर दो। हाँ लाइए। आपकी अटैची अंदर नहीं, आपकी अटैची यहीं पर रखी होती है। अच्छा। क्या सोच रही हैं आप? जो आप कह रही हैं बिल्कुल वही होगा, सचमुच। मैंने कृष्णा के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। मैं उनसे माफी मांग लूंगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक गिलास पानी लाओ। जाओ। क्या हुआ? पूछा कृष्णा से। मैं आज जाऊंगा जरूर, मेरा मन नाच रहा है। शंकर, क्या कृष्णा मुझसे मिलने नहीं आएंगे? शंकर, 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 हाँ, क्या कृष्णा मुझसे मिलने नहीं आएंगे? अब नहीं आएंगे।
अब कभी नहीं आएगी। जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाए, जब उसके जीने का सही अर्थ ना निकल सके, तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार और कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तो कृष्णा की डायरी है। क्या कृष्णा? पद्मा से कहना मत। हाँ? पद्मा, पद्मा।